चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ऑलराइट, सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। रिमेंबर वन थिंग, एक बात हमेशा देखिएगा, जब भी आप चैप्टर सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं तो पहला वाला पार्ट जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि बाद में ना बार बार देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क प्रोसेस है, दिस दैट क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ऑलराइट, अभी यहां जो मैं बात करने वाला हूं आगे हम लोग रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन क्रिएशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है। सर इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। खास तौर से जब हम बात करेंगे कंप्लायंस रिपोर्टिंग की तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से सुनना आप। ऑलराइट, देखो समझो, पढ़ने का मजा कब आएगा जब आप चीजों को बहुत ध्यान सुनेंगे, समझेंगे और उसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ थ्योरी ज्ञान नहीं है यहाँ पर समझाऊंगा अभी। जैसे हम लोग अगर फर्स्ट को देखें, आप कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब अपने माइंड में इमेजिन करके देखिएगा, अगर आपकी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है तो कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे। आपकी कंपनी बैंकिंग कंपनी है तो कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे। आपकी कंपनी अगर टेलीकम्युनिकेशन में डील करती है तो कौन से रूल्स, ऑफ कोर्स कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे। या कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हमारे सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब ये जनरली कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स। तो क्या ऐसी कंपनी के लिए कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, क्या हमारा पहला काम क्या होगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी रोल क्या होगा पहला, कि वो आइडेंटिफाई करे कौन कौन से लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ध्यान से सुनना आगे की बात। जब हम लॉज की बात कर रहे होते हैं तो देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज, जैसे लोकल लॉज, इसके अलावा स्टेट लॉज, सेंट्रल लॉज, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रही है तो इंटरनेशनल लॉज। तो जनरली हम देखेंगे कौन कौन से लॉज में देखने को मिलेंगे, फाइंड आउट कि आप पे कौन कौन से लोकल लॉज अप्लाई हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, म्युनिसिपल, आप देखिए अज्यूम कीजिएगा आप लोकेलिटी में जहां बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो ग्रीन बेल्ट एरिया है। अगर वो ग्रीन बेल्ट एरिया है तो वहां पे इंडस्ट्री आपकी सेटअप नहीं हो सकती है। तो कहां पर अलाउड किया गया है, लाइसेंसिंग आपको दी गई है तो कितनी लाइसेंसिंग आपको अलाउड की है, आप कितनी पावर कंज्यूम कर सकते हैं, कितनी पावर यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं, उसके लिए भी जैसे हम बोलते हैं ना हॉर्स पावर कितना यूज करेंगे, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। सो फैक्ट एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड लॉज हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज हैं, तो लोकल लॉज देखेंगे, स्टेट लॉज देखेंगे, प्लस सेंट्रल लॉज देखेंगे एंड इंटरनेशनल लॉज देखेंगे। क्लियर है एकदम। तो ये चेक कैसे करेंगे कि जब इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हो तब चेक करो। ऑलराइट, और जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वो देखेंगे किस उसका जुरिडिक्शन क्या है। जुरिडिक्शन का मतलब वो किस किस तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, सर्विसेज में डील कर रही है, कहां तक डील कर रही है, अपनी लोकेलिटी में कर रही है, पूरे स्टेट में कर रही है, पूरे इंडिया में कर रही है। और इसके अलावा ये भी देखेंगे, याद रखिएगा, कि वो किस सेक्टर से है। जैसे मैंने भी कहा इंश्योरेंस सेक्टर में है तो IRDA, अगर वो बैंकिंग में है तो बैंकिंग के ऑफ कोर्स RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, BR एक्ट, आई होप याद होगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। NBFC है तो RBI के एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। सेकंड आता है रिस्क असेसमेंट। सो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट देयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूल्स, एप्लीकेबल रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज। सेकंड है रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट को बड़ा ध्यान से समझना। जैसे अज्यूम करते हैं, एक बार आपने ना अज्यूम करो एक माइन है, अब आपकी बिजनेस क्या है, माइनिंग का बिजनेस है, और वो माइन में आपके यहां पर लेबर वर्क कर रही है, लेबर काम कर रही है। अब लेबर जो कहां काम कर रही है, कहीं ना कहीं देखो समझो, जो प्रोजेक्ट मैनेजर था उसने ऑब्जर्व किया कि पिछले 1 साल में जो इस माइन में काम करने वाली लेबर थी ना, उसको स्किन डिजीज होने लग गई है। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, स्किन डिजीज होने लग गई है। अब अगर ये स्किन डिजीज उनकी हेल्थ को, उनकी सेफ्टी को इंपैक्ट करना स्टार्ट करेगी तो कहीं ना कहीं अब कंपनी की जो जॉब है या जो भी यहाँ इंडस्ट्री सेटअप की हुई है, माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप की हुई है, उसके वहां ड्यूटी बन जाएगी कंपनी की कि वो उनके सेफ्टी के लिए वर्क करे। तो कई बार क्या होता है, कोई डिजीज इमीडिएटली फाइंड आउट नहीं हो रही है। जैसे आपने देखा होगा जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में लेबर एंगेज की जाती है, वो लेबर को, कैन यू बिलीव दैट, ये साइंस है, उन्हें जलाया नहीं जाता, मतलब जलाते हैं तो लोगों के पैर नहीं जल पाते हैं।
अब सर कैसी बातें बता रहे हैं, रियलिटी है, कैसी बातें नहीं है, रियलिटी है। आप गूगल का चेक कर लो। अब आप अगर कहीं पे रहते हो वहां आसपास कहीं अगर सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, उन लोगों की लेबर का पेन इतना खतरनाक है, उनसे पूछो। एनीवेज, सो मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां अब रिस्क असेसमेंट के थ्रू हमने क्या देखा कि आने वाले 1 साल के अंदर इस तरीके के हेल्थ इश्यूज किसके ऊपर होते हैं, लेबर के ऊपर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज को बंद कर दे, ऐसे प्रोसेस को बंद कर दे। तो आपको क्या है, रिस्क एसेस करना है, ये एग्जामिन करना है, ये एग्जामिन मतलब एनालिसिस करना है, ये देखना है कि क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। क्योंकि यहां पर अगर कोई स्पेसिफिकली लॉज बताए गए हैं जो उस इंडस्ट्री को फॉलो करने पड़ेंगे फॉर द सेफ्टी ऑफ द लेबर, तो वो कंप्लायंसेस भी आप कीजिएगा, मतलब वो लॉज आप फॉलो कीजिएगा। क्लियर हो रहा है? अभी डिटेल में जा रहा हूं बट ये पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकंड इज रिस्क असेसमेंट, बोलिएगा रिस्क असेसमेंट। अब जब आपने रिस्क को फाइंड आउट कर लिया, जैसे हमने रिस्क असेस करके देख लिया कि हाँ ये इश्यूज होते हैं, क्या कि जो हमारे यहां लेबर काम कर रही है माइन में, उनको हेल्थ इंपैक्ट्स हो सकते हैं, उनके स्किन को लेके, उनके लंग्स को लेके। अब जैसे कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहां पर बहुत ज्यादा इंफ्लेमेशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, वहां पर कहीं ना कहीं जहां पॉल्यूशन बहुत है, उनके लंग्स पे बहुत इंपैक्ट होता है लेबर के। तो उनकी सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप जो होगा, हमें कंप्लायंस चार्ट बनाते वक्त ध्यान रखना होगा कि हम यहां पर मिटिगेट कैसे करें, जो रिस्क है उसे मिटिगेट कैसे किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम लोग उनके सेफ्टी के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। लाइक हम उन्हें मास्क प्रोवाइड करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे, अगर माइनिंग का बिजनेस है तो माइनिंग में ऑब्जर्व करेंगे क्या वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन, जी हाँ, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइडेड की गई है, नहीं की गई, ताकि वहां पर ऑक्सीजन प्रॉपर बनी रहे, उनके लंग्स पे इंपैक्ट नहीं जाए, उनके स्किन डिजीज अगर हो रही है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, वो वहां पर उस रिस्क को। अच्छा समझो, ये आपने स्टेप अगर लिए, आपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ये स्टेप लेगी, तो इस स्टेप से क्या होगा, रिस्क मिटिगेट होगा। So third point is compliance risk mitigation, compliance risk mitigation, alright। जैसे इस केस में मैंने कहा रिस्क आपने रिस्क असेस किया कि हाँ लेबर सेफ्टी के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करने हैं, ऑलराइट, ऐसा हो सकता है, उसके लिए आपने कंप्लायंसेस किए, ऑलराइट। नाउ थर्ड इज कंप्लायंस मॉनिटरिंग। कंप्लायंस मॉनिटरिंग का मतलब यहां पर है वी ट्राई टू कंट्रोल द रिस्क। मॉनिटरिंग का मतलब देखो समझो क्या होता है, कई बार दैट डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लायंसेस। एक कंप्लायंस जो कि प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। अगर हम इसे और भी थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि यहां पर हमें ध्यान रखना होगा ऐसे लॉज जो हमें कंसिस्टेंटली फाइल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्टर रिपोर्ट्स आएंगी कंपनी की, हाफ ईयरली जाएगी, एनुअल जाएगी, वो जाएगा ही जाएगा, वो करना ही करना है आपको। दूसरा इंसिडेंट बेस्ड है। इंसिडेंट मतलब अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग या हैपनिंग हो गई, जैसे कोई नया चेंज आ गया लॉ के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लॉस कंप्लायंसेस करने हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉनिटरिंग टाइम करते रहना, कंप्लायंस मॉनिटरिंग। एंड द लास्ट वन इज कंप्लायंस रिपोर्टिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सेपरेट क्वेश्चन कंप्लायंस मॉनिटरिंग पे भी आता है, नोट कर लीजिएगा अपना मॉड्यूल में। कंप्लायंस मॉनिटरिंग में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी रिपोर्टिंग के अंदर जब कंपनी, देखिए अलग अलग तरह के लेवल पे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए, हम अज्यूम करते हैं, फटाफट समझिएगा इसको, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और इधर हम मान लेते हैं प्रोडक्शन हेड, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग आईटी हेड, और ये रियल डेटा दे रहा हूं, अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं सारी चीजें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैंटेसी है, कोई इमेजिन किया डेटा दे रहे हैं, ये रियलिटी है जो बता रहे हैं, ये प्रोसेस हम लोग करते हैं इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा समझिएगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम क्या है, वो टैक्सेशन एस्पेक्ट्स, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, इनसे रिलेटेड होने वाले लॉज और उनके कंप्लायंसेस को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे, प्लस आईटी हेड जो है वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, और प्रोडक्शन हेड अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। अभी डिफरेंट जो हेड्स हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग फंक्शनल हेड। फंक्शनल हेड बेसिकली क्या होते हैं, ये डिपार्टमेंट वाइज एचओडीज होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। जैसे मैंने यहाँ पे फाइनेंस का जो हेड होगा वो कौन होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ऐसे आईटी का जो होगा वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा। अब ये क्या करेंगे, ये अपने अपने लेवल पर जो भी इनके पास इनपुट का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन इनको अपने डिपार्टमेंट में मिली है उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट डेटा करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे आईटी जो है वो आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन हेड है प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऐसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के बाद को कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी को या मैनेजिंग डायरेक्टर को उन रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है। फिर क्या होता है, यहां पर अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी कंसल्ट करता है एमडी के साथ में, एक समराइज रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, समराइज रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। वो समराइज रिपोर्ट को याद रखिएगा
क्या किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जी हाँ, बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही रहता है। ऑलराइट, यहां ऐसा नहीं है कि कंपनी में कुछ भी हो रहा होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे नहीं नहीं फंक्शनल हेड रिस्पॉन्सिबल होगा, नथिंग इज लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज सबसिस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उनका ही रहता है। क्लियर एकदम। अब यहां पर जब ये लास्ट में जो होगा, जो स्टेप मैंने बताया कंप्लायंस रिपोर्टिंग, इसके थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अवेयर रहेंगे कि कंपनी में कंप्लायंस स्टेटस क्या है और हर एक डिपार्टमेंट का उनको रिपोर्ट मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है। सो यहां हमने ऑब्जर्व किया कंप्लायंस, जब हम लोग चार्ट बनाएंगे तो कंपनी सेक्रेटरी कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेरे साथ बोलिएगा, याद कर लीजिएगा, बाद में थोड़ा याद करना, अभी के भी याद कर रहे हैं, और रेगुलर टेस्ट करने हैं, रेगुलर टेस्ट करने हैं। ऑलराइट, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकंड हम लोग बोलेंगे रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट, रिस्क अगर असेस कर लिया देन कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन, फिर मिटिगेशन आएगा स्टेप, मिटिगेशन हो गया, देन मॉनिटरिंग, कंप्लायंस मॉनिटरिंग, एंड द लास्ट वन इज कंप्लायंस रिपोर्टिंग। आई होप मेरे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखो, जैसे यहां पर अब आपका मन है तो मैंने जो बताया है वो अच्छे से बुद्धि में रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा सिर्फ एक रीडिंग करना है, सिर्फ रीडिंग करने वाला कॉन्सेप्ट है। क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें, कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स अंडर द वेरियस लॉज एप्लीकेबल टू द कंपनी इन कंसल्टेशन विद द फंक्शनल हेड्स, कंसल्ट विद द फंक्शनल हेड्स, सर कंसल्ट विद द फंक्शनल हेड्स। हां जी, क्योंकि अगर मैं यहां अगर एग्जांपल में याद करूं, आपने ध्यान दिया होगा कि हर एक डिपार्टमेंट के जो फंक्शनल हेड, जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन हेड है, अब प्रोडक्शन हेड जो है अपने डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा क्लोज है, सबसे ज्यादा क्लोज है, क्योंकि वही जानता है किस तरह के कंप्लायंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड होने जरूरी हैं। तो जब भी लीगल टीम, कंपनी की लीगल टीम कंप्लायंस चार्ट बनाती है, लॉज आइडेंटिफाई करती है, तो उसके लिए वो कंसल्ट करती है किससे, उसके कंसर्न फंक्शनल हेड से, कंसर्न फंक्शनल हेड से। ऑलराइट, ऑलराइट सर, आप देखिएगा आगे। Now, the legal team of the company guides a functional head in identification of laws applicable to the company and to identify the respective compliance under each law, rules and regulations applicable to the on the company. जैसे अगर environment से related होगा, of course अगर production manufacturing कर रही है तो environment laws को follow करना जरूरी है, factory act को आपको follow करना जरूरी है। आपको I hope सारे याद होंगे, ESI है, PF, ये सारे जो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये देखना होगा कि जहां हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन में, वहां लेबर लॉज के ऊपर ध्यान होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, फिर आगे देखें, सिर्फ याद रखें ना, ये नहीं कि लेबर लॉ ही कंप्लाई कर लिए, डिपेंड्स ऑन, जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लीगल टीम किसके साथ कंसल्ट करेगी, ऑफ कोर्स फंक्शनल हेड। अब फंक्शनल हेड जैसे हम जूम करा हमने यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कौन होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जनरली कौन होता है, जैसे फैक्ट्री के केसेस में जो मेरे एक्सपीरियंस में देखा है, जैसे फैक्ट्री मैनेजर, ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर वहां पर फैक्ट्री जो प्रोडक्शन हेड होते हैं उनके साथ कंसल्ट करेगी लीगल टीम कि सर आपके यहाँ पे ये लॉज एप्लीकेबल होते हैं, आपने अभी कंपनी के जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, ठीक है, लेबर कितनी हमने एंगेज की हुई है, कितना मशीन इंस्टॉल किया हुआ है, कब तक हुआ है, एमिशन, ऑफ कोर्स जो हम पॉल्यूशन एमिशन कितना होता है उसके लिए क्या मेजर्स हमने लिए हुए हैं, ये सारी एस्पेक्ट्स। ऑलराइट, now for preparation of such compliance framework by a company secretary and to identify the compliances and other requirements, it is necessary for him to get familiar with the business model of the company along with the environmental, health, safety aspects and data security requirements. ये वाला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, सच कंप्लायंस फ्रेमवर्क बाय अ कंपनी सेक्रेटरी एंड टू आइडेंटिफाई द कंप्लायंसेस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू गेट द फैमिली विद द कंपनी या बिजनेस मॉडल। एक्चुअली फैमिली विद द बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल मतलब समझते हैं ना, बहुत सिंपल वर्ड में समझना। बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है, आप कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं या कौन सी सर्विसेज आप देते हैं, आपका टारगेट मार्केट कौन सा है, आप उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, ये जर्नली क्या है बिजनेस मॉडल। सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन बता रहा हूं, बिजनेस मॉडल का मतलब ही क्या है, जैसे हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, अज्यूम कार बनाते हैं, अज्यूम करने के लिए कह रहा हूं, फिर हमारी कार बना रहे हैं तो हमारा टारगेट मार्केट क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, फिर हमारे इस काम को करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं, हमने इस सारी एक्टिविटीज के थ्रू हमारा पर्पस क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये सिंपली क्या है, एक बिजनेस मॉडल। अब कुछ बिजनेसेस को अगर हम बोल सकते हैं सर्विस बेस्ड होते हैं, जैसे इस समय आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये क्या है, सर्विस बेस्ड है, मैं अपनी क्लासेस आपको दे रहा हूं, तो ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये क्या बता रहे हैं हम लोग,
प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, सर्विसेज, जैसे सीए क्या सीएसए क्लासेस है, ठीक है। सो जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी के लिए, कि वो फैमिलियर होना चाहिए कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ में, कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाता है, किस तरह का प्रोडक्ट किनको टारगेट करता है, कितना एक्सपेंसेस आता है, कितना प्रॉफिट बनाना चाहता है, कंपनी का साइज क्या है, कंपनी किस तरीके के बिजनेस में एंगेज्ड है ऑल ओवर। अगर देखा जाए क्या कंपनी मल्टीपल बिजनेस कर रही है, ये क्या है, क्या कंपनी ऑफ कोर्स किस मोड में कर रही है, फिजिकल मोड में कर रही है, ऑनलाइन मोड में कर रही है, ये दोनों ही अवेलेबल है। ये सारे एस्पेक्ट्स के लिए सबसे पहले फैमिलियर होना जरूरी है, ऑलराइट। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं बिजनेस तो हमें फिर आईटी एक्ट, जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा, जी हाँ, जरूरी है पढ़ने के लिए। और बैंकिंग, ऑफ कोर्स बैंकिंग रेगुलेशन को भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सारी एस्पेक्ट्स कब आ जाएंगे हमारा, जब आईटी बेस्ड, ऑनलाइन बेस्ड हमारा बिजनेस होगा, ऑलराइट। इसके अलावा जैसे कह रहा है मॉडल ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद एनवायरमेंटल, मैन्युफैक्चरिंग है तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स बहुत ध्यान रखना होगा, हेल्थ सेफ्टी एस्पेक्ट्स एंड डेटा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। फर्दर अ periodically review of the compliance requirement is the light of the regulatory updates is also necessary for effective compliance management. It is not a one time task. समझो ना, compliance चार्ट बनाना एक बार का काम हो गया हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। You have to monitor to time to time, रिव्यू करना जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज हो गया, नई पॉलिसीज आ गई, नए रूल्स आ गए, नए रेगुलेशंस आ गए, नई इंटरप्रिटेशंस आ गई, सो आपको अपना चेंजेस, अपना कंप्लायंस चार्ट में भी चेंजेस करना होगा। क्लियर एकदम। अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट ब्रॉडली इंक्लूड्स कंप्लायंस ऑफ द लॉज व्हिच आर एप्लीकेबल ऑन द कंपनी। दिस इंक्लूड्स द कॉर्पोरेट लॉज, हाईलाइट कर लीजिएगा, कॉर्पोरेट लॉज, सिक्योरिटीज लॉज, commercial laws including intellectual property rights laws, labor laws, tax laws, pollution control laws, industry specific laws. So these are some examples of the laws which are required to be compiled by the, of course every company, of course according to applicability, every company must follow these laws. अब पता है ना इनकी नॉन कंप्लायंस कितनी खतरनाक है, भी बताता हूं। ऑलराइट, सो ये सेम पैराग्राफ आगे वही रिपीट कर रहा है। आई जस्ट वांट टू से दैट कि आपको पॉइंट और उसके अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रट्टा नहीं मार रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट में हम देखें तो कहता है कंप्लायंस चार्ट ऑफ द कंपनी ओवरसीज एंड ऑब्जेक्टिवली चैलेंजेस execution, management, control and reporting of risk. However, management of the company has ultimate accountability for effective control risks affecting their business and the management should take ownership and responsibility for execution of risk assessment. देखिए समझेगा, मैनेजमेंट जो कंपनी का है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका रहेगा। जहां ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, मैनेजमेंट शुड टेक ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब डिपार्टमेंट वाइज हर एक पर्सन अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे यहां पर इसको ध्यान से देखना, इसे दो तरह से समझते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट दैट कैन बी परफॉर्म बाय कंपनी, दैट इज हाई लेवल रिस्क असेसमेंट एंड द डिटेल्ड रिस्क रिस्क। दो तरीके का है जब हम असेसमेंट की बात करें, हाई लेवल एंड सेकेंड वन इज डिटेल्ड। कहता है हाई लेवल रिस्क असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस एंड असेसमेंट एंड डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड एज इनपुट फॉर अ हाई लेवल रिस्क असेसमेंट। दो इंपॉर्टेंट बात, पहला फाइंड आउट, आइडेंटिफाई द हाई लेवल रिस्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, देखो रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड इट्स असेसमेंट। तो हाई लेवल रिस्क ये हमको देखना पड़ेगा कि हाई लेवल रिस्क के लिए और सबसे पहले क्या है, यू हैव टू फॉलो द आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर टू गेट टू नो द एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द हाई लेवल ऑफ रिस्क। जैसे मैंने अभी आपको कहा, मान लीजिएगा किसी इंडस्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो लेबर है उसकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, तो वो जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोबेबली वो हाईली रिस्की हो सकता है, क्योंकि उस प्रोसेस की वजह से अगर डिजीज बढ़ रही है, लेबर इंपैक्ट हो रही है, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी की कॉस्ट पर कंपनी प्रॉफिट बना रही है, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट लॉज के थ्रू, नोटिफिकेशन थ्रू इंडस्ट्री को सीज कर सकता है, बंद कर सकता है। जैसे आपने एक ऑब्जर्व किया होगा दिल्ली के आसपास, जो आपने देखा होगा यमुना बैंकेट के आसपास जो कि पहले इंडस्ट्रीज सेटअप थी वो सब बंद कर दी गई। क्यों? उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होके पानी में जा रहा था, सारा पॉल्यूशन, सारा कचरा, सारा लेदर है ना, वहां की इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली बैन कर देगी ना, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या किया गया, ये हाई लेवल रिस्क था। सपोज किसी इंडस्ट्री ने बहुत सारा बैंक से पैसा लिया होता, मार्केट से पैसा लिया होता, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और पता लगता है कि ये उनके कुछ टाइम बाद ही कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग को करना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब ये क्या हो गया, हाई लेवल रिस्क।
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, हाई लेवल रिस्क के लिए आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड रिस्क असेसमेंट। और जैसे ही पता लग गया, जैसे आपको पता लगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं कैसा है, हाई रिस्क है, इन दैट केस अब जो रिस्क से पता लग रहा है, इससे इनपुट रिसीव हो रहा है, इसी को डिटेल किया जाएगा। कह रहा देखो detailed risk assessment results are required as an input for high level risk assessment which are facilitated by representatives of risk management team। ऑलराइट, तो क्योंकि हर एक रिस्क हाई लेवल रिस्क होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, तो रिस्क मैनेजमेंट टीम जो होती है वो उसको क्या करती है, एनालिसिस करती है और ये उसको कैटेगराइज करती है, ये लो लेवल है, मीडियम या हाई लेवल रिस्क है। अब मैंने जैसा भी कहा, अगर आप प्रोसेस ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोबेबली हो सकता है जिससे बहुत ज्यादा एनवायरमेंट इंपैक्ट होगा तो इंडस्ट्री बंद कर जाए। जैसे अभी सुनने में आ रहा है लगातार कि पॉली बैग्स का यूज बंद किया जाएगा, इससे बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है। तो जो इंडस्ट्रीज पॉली बैग्स बनाती हैं, ठीक है, पॉलिथिन्स या प्लास्टिक के अगर हम देखें बॉटल्स बन रही हैं, इसका अल्टरनेट नहीं आ रहा है, बट ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका अगर अल्टरनेट नहीं मिला और एनवायरमेंट की कॉस्ट पर आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, तो प्रोबेबली हो सकता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाए जो प्लास्टिक डील कर रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। नाउ द करंट एंड एंटिसिपेटेड क्रिटिकल एंड हाई कंप्लायंस रिस्क मस्ट बी इंक्लूडेड इन द हाई लेवल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। आउटकम ऑफ द रिस्क असेसमेंट इज अ हाई लेवल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। अच्छा, अब यहीं पर सर ये तो बीच में आप पढ़ा ही नहीं रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा टारगेट यहां पर ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। आप अगर एग्जाम में अगर अकेले क्वेश्चन लिखने बैठे ना तो मैं क्या चाह रहा हूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग रिस्क असेसमेंट का मीनिंग समझ में आए। ऑलराइट, अब जैसे रिस्क असेस कर लिया जाएगा, देन व्हाट वी नीड टू डू, कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन। कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन, नॉट टू वरी अबाउट इट माय डियर ऑल। अगर आप इसे और इसे समझ रहे हैं और मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है, तो ये थ्योरी उसी के बेस्ड है। ऑलराइट, ठीक है। नाउ कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन, once you assess that risk, then what is the next step to mitigate the risk? देखिए, compliance risk mitigation is the process of developing and implementing controls such as standards create करना, policies बनाना, procedure frame करना, guidelines देना to prevent or minimize the risk arising from the compliance obligations। तो कंप्लायंस मिटिगेशन का काम क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा कि आप स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेंगे, आप पॉलिसीज बनाएंगे, आप प्रोसीजर डिफाइन करेंगे, आप गाइडलाइंस देंगे, ताकि क्या हो सके, रिस्क प्रिवेंट किया सके या उसे कम से कम मिनिमाइज किया सके। ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम द कंपनी में इशू अ पॉलिसी दैट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड एट द लोकल लेवल्स। अब क्या करेगा, कंपनी इसके लिए क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है, पॉलिसीज बनाएगा। अच्छा, कह रहे हैं यहां पर, कह रहे हैं इंप्लीमेंटेड एट द लोकल लेवल, मतलब कंपनी अपने लेवल पे क्या करेगा, एक पॉलिसी क्रिएट करेगा। अब अगर मान लीजिएगा कोई भी चेंजेस अगर लॉज में आते हैं, रूल्स में आते हैं, रेगुलेशंस में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी पॉलिसीज में भी चेंज कर देगा। If a corporate policy does not encompass local obligation, अब क्या हो रहा है, अगर आपने जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज बनाई हैं वो लोकल ऑब्लिगेशन मतलब लोकल लॉज के साथ में, या जो लॉज एप्लीकेबल हैं, सॉरी कहा जाता है लॉज जो एप्लीकेबल हैं उसके अकॉर्डिंग वो मैच नहीं कर रही है, तो क्या करना होगा, ऑफ एनी यूनिट ऑफ द कंपनी एनी लोकल पॉलिसी टू फैसिलिटेट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड कंप्लायंस रिस्क मस्ट बी डेवलप्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आइडेंटिफाई होगा कि भैया अगर मैच नहीं कर रही, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पर स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है कि विमेंस एंड एडोलसेंट्स नाइट शिफ्ट में जॉब नहीं कर सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है। तो कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर स्टेट के अंदर, जैसे मुझे याद आ रहा है केरला के अंदर एक केस था, ठीक है, जहां पर स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेकर विमेंस को विद सेफ्टी अगर आप पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी नाइट शिफ्ट भी अलाउड की गई। अब याद रखिएगा, ये सेम अगर आपकी कोई फैक्ट्री अगर यूपी या बिहार में एस्टैब्लिश है और वहां नाइट शिफ्ट की अगर बात कर रहे हैं, तो आपने सोचा कि नहीं अगर केरला में अलाउ किया गया है तो यहां यूपी बिहार में भी कर सकते हैं, आंसर इज नो। अब एग्जाम्पल समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब हमने लोकल पॉलिसीज बनाई, कॉर्पोरेट लोकल पॉलिसीज, तो हमारे लोकल लॉज जो लोकल ऑब्लिगेशंस है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी। अगर वो हमारे लोकल ऑब्लिगेशन मतलब जो लोकल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है, या हमें पता लगता है उनमें कुछ चेंजेस आ गया है लोकल लॉज में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसीज में भी चेंजेस करने होंगे। Framework and components, policies and procedure must be developed and communicated and should be placed either on the local server accessible to all employees or on the prominent places in the organization so employees understand their obligations. जैसे how to make a whistleblower report, complaints handling process, gifts, entertainment, anti-bribery process, etc.
अब इन्होंने यहां पर क्या दे रखा है कि अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि भाई आप अलग अलग प्लेसेस पे ये एक तो आप अपने लोकल सर्वर पर या अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्लेसेस पर इस तरह की इंडिकेशन दें, पॉलिसीज बना के कि भाई अगर विसल ब्लोअर से रिलेटेड है, कोई अगर एम्प्लॉय को लगता है कि उसके साथ गलत किया जा रहा है, जाती की जा रही है, तो वो कैसे अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, क्या गिफ्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है आउटसाइडर से या नहीं। जैसे कई बार होता है ना कि किसी कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉन्ट्रैक्टर है ना, कंसर्न डिपार्टमेंट के जैसे आपको एक मजे की बात बताते हैं, रियलिटी है, जैसे प्रोडक्शन हेड होते हैं ना कंपनीज के अंदर, तो प्रोडक्शन हेड को बाहर वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो जानबूझ के लुक्रेटिव ऑफर्स और गिफ्ट्स देते हैं ताकि क्या हो, प्रोडक्शन हेड जब भी ऑर्डर प्लेस करे तो उन्हीं को ऑर्डर दे। समझ में आ रहा है? तो ये गिफ्ट्स वगैरह आप एक्सेप्ट कर सकते नहीं कर सकते, ये पॉलिसीज आप बनाएंगे और ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, ये एंटी बाइवरी से है, ठीक है, एंथीनमेंट से। सी आर सम एग्जांपल्स ऑफ द लोकल पॉलिसीज। अब देखिए एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बताते हैं। All documentation must be easily accessible to employees. Maintenance of supporting material can be in the form of manuals, handbooks or other physical or electronic means. ताकि उनको डिटेल पता होना चाहिए ना प्रोसेस के बारे में। Alright. Now this is also important question. क्या क्या रिस्क हैं नॉन कंप्लायंसेस के? बड़े खतरनाक रिस्क हैं ये, छोटे मोटे भी नहीं है। देखो ध्यान से आओ। रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंसेस ऑफ द लॉ आर मेनी विच आर इंक्लूड्स फॉलोइंग। दिस सेसेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जी हाँ, बिजनेस एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाता है, मतलब आपका बिजनेस बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आप एनवायरमेंटल लॉ के साथ अगर कंसिस्टेंटली अगर नॉन कंप्लायंसेस कर रहे हैं तो इन दैट केस आपका बिजनेस को बंद कर सकते हैं। सेसेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज मेरे साथ याद कीजिएगा, सेसेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सिविल एक्शन बाय द अथॉरिटी, सिविल एक्शन लिया जा सकता है। सिविल एक्शन का मतलब समझिएगा क्या होता है, किसी भी इंसान ने मान लीजिएगा कंप्लेंट फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर कि सर ये जो है इंडस्ट्री जो है पॉल्यूशन इमिशन कर रही है या इसका जो इंडस्ट्री गलत तरह से इन्होंने सेटअप किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ देखिए कंप्लेंट फाइल कर सकती है इसके अगेंस्ट अथॉरिटीज, या ऑफ कोर्स अथॉरिटीज कह सकती हैं, केस फाइल कर सकती हैं उनके अगेंस्ट। Punitive action resulting in a fines against the company or officials. Punitive actions भी आ सकते हैं, punitive action जो कि पैनल एक्शन बोलते हैं जिन्हें, ऑलराइट, पैनल PENAL, पैनल एक्शंस। Imprisonment for Indian officials, जी हाँ, imprisonment तक हो सकता है। Public ऑफ कोर्स एम्बेरसमेंट, अब बेइज्जती नहीं हो जाता मार्केट के अंदर, अच्छा खासा कंपनी। अब आज के डेट में आप सोच के देखिएगा, विजय माल्या के बारे में आप बारे नाम सुनते हैं, आपके माइंड में क्या इमेज आती होगी, ठीक है? या हम अगर सहारा के सुब्रत रॉय की बात करें तो आपके माइंड में इमेज कहते होगी, नीरव मोदी की बात करें तो माइंड में क्या इमेज आती होगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर नॉन कंप्लायंसेस होते हैं तो ये भी हालत हो जाती है कि आपको पब्लिक एम्बेरसमेंट फील करना पड़ता है। ऑलराइट, डैमेज टू रेपुटेशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉइज एंड अटैचमेंट ऑफ द बैंक अकाउंट्स, ऑफ कोर्स। सो दीस आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। पहला क्या हो सकता है, सेसेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सुनिए, याद कीजिएगा, अभी मेरे साथ याद कीजिएगा, बोलिएगा सेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बोलिएगा सेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, सेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी बंद हो सकती है, सेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सिविल एक्शन ले सकते हैं कंपनी के खिलाफ, पिनिटिव एक्शन हो सकता है, सिविल एक्शन हो सकता है, पिनिटिव एक्शन हो सकता है, इंप्रिजनमेंट हो सकती है एम्प्लॉइज को, ऑलराइट, एंड रेपुटेशन खत्म हो जाता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स फेस करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को अटैच कर दिया जाता है। वापस बोलेगा मेरे साथ में, सेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज हो सकती है, सिविल एक्शन ले सकता है, पिनिटिव एक्शन ले सकते हैं, इंप्रिजनमेंट हो सकता है, पब्लिक एम्बेरसमेंट फील करना पड़ता है, जी हाँ, एंड रेपुटेशन डैमेज हो जाता है मार्केट के अंदर, कंपनी का भी, एम्प्लॉइज का भी, और बैंक अकाउंट को अटैच किया जा सकता है। एक बार वापस से, सेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सर कितनी बार बुलवाएंगे बेटा, याद कौन करेगा फिर? अब भी याद करना है ना तो बोलना पड़ेगा। सेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बोलो ना, सेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सेकंड क्या था, सिविल एक्शन, पिनिटिव एक्शन, इंप्रिजनमेंट, पब्लिक एम्बेरसमेंट, बोलो पब्लिक एम्बेरसमेंट, एंड डैमेज टू द रेपुटेशन एंड अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज कंप्लायंस मॉनिटरिंग और ओनरशिप एलोकेशन। अब ये क्या होता है, यहां पर सिंपल सी बात है, कौन कौन किसके लिए काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? जी हाँ, इसे बोल रहे हैं ओनरशिप। भैया मॉनिटरिंग के लिए अब ऐसा अकेला थोड़ी ना है कि एक आदमी सारा ही काम देख लेगा, नहीं। प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड का काम है, फंक्शन हेड का काम की वो ध्यान रखे प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी कंप्लायंसेस के बारे में, इधर हम ध्यान से देखेंगे। फाइनेंस का अगर काम है तो CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम है कि वो ध्यान रखेगा। अगर कंपनी के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली है तो वो देखेगा। अगर कंपनी के अंदर HR डिपार्टमेंट है तो HR हेड ऑब्जर्व करेगा, जो कि उनके एम्प्लॉय से रिलेटेड लॉज है उनको फॉलो किया जा रहा हो। सो कंप्लायंस मॉनिटरिंग, ओनरशिप एंड एलोकेशन। The next important aspect of designing compliance framework is the compliance ownership. Ownership of various compliances has to be described function wise and individual wise. Function wise and individual wise, ठीक है? Clear description of primary and secondary ownership.
प्राइमरी एंड जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको एग्जांपल भी दिया हुआ है कि प्राइमरी रोल दे दिया, जैसे हमने कहा कंपनी सेक्रेटरीज का रोल होगा, ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज होंगे, उनका सेकेंडरी है। सर मतलब नहीं आया असल में, बताता हूँ देखो भी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल प्राइमरी ऑनर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंसेस एंड सेकेंडरी ऑनर यूजुअली द सुपरवाइजर ऑफ द प्राइमरी ऑनर हैज टू सुपरवाइज द कंप्लायंसेस। जैसे एग्जांपल दे रहा है, सेक्रेटरियल ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी मे बी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, मतलब कंपनी सेक्रेटरी का जॉब क्या है, टू इंश्योर द कंप्लायंसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, सारे कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली हो रहे हैं वो उसको इंश्योर करना, पहला काम तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। एंड द ग्रुप सेकेंडरी, ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेकेंडरी ग्रुप, क्योंकि प्राइमरी जिसकी ड्यूटी है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि कंप्लायंसेस होना, और ग्रुप ऑफ कंपनी सेक्रेटरी जो कहना चाह रहा है उसका ड्यूटी क्या है, समझो यहां पर वो देखेगा कि ऑब्जर्व करना, यहां पर जो वर्ड कह रहे हैं सुपरवाइज करना कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लायंसेस की है वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है। जैसे अगर मान लीजिएगा कंप्लायंसेस से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक एग्ज्यूम कर लेते हैं कि एनुअल रिटर्न फाइल करनी है तो कंपनी सेक्रेटरी से इंश्योर करे, बट जो ग्रुप ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है, जनरली यहां पर जो बोल रहा हूं जैसे लीगल डिपार्टमेंट हो गया, वो इंश्योर करेगा कि हाँ कि इंडिविजुअल लेवल पर कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंसेस का रोल पूरा कर रहे हैं, और ग्रुप लेवल पर सेकेंडरी यहां पर सुपरवाइज किया जाएगा कि क्या ये इंश्योर किया जाएगा, क्या इंश्योर करेंगे कि क्या कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस कर रहे हैं। बात पकड़ में आ रहा है आपको? तो प्राइमरी का मतलब है जहां पर कंप्लायंसेस करना, सेकेंडरी का मतलब है कि जो प्राइमरी कंप्लायंसेस हो रहे हैं उन्हें सुपरवाइज करना। क्लियर? The role of the various level of management for compliance ownership can be listed as under, जैसे कहते हैं टॉप, अब टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कंप्लायंस ऑब्लिगेशन एंड रिसेंट चेंजेस इन द लॉज, फिर अप्रूवल ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है, पॉलिसीज बनाना, पहले क्या करना, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना, समझना क्या कि कौन कौन से कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसीज बना देगी कंपनी, उसको अप्रूव करेगा। एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू डूइंग द कंप्लायंस टाइम, अब एम्प्लॉयज को क्या करना, मीटिंग के थ्रू, यू नो व्हाट, सेमिनार्स के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू ये इंश्योर करना कि भाई आपको कंप्लायंस टाइमली करना चाहिए। लीगल सेल का काम क्या होगा, लीगल सेल स्पेसिफिकली क्या काम करेगी, देखो आइडेंटिफाई करना न्यू एंड चेंज रिलेवेंट लॉस, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, तो लीगल टीम का काम क्या है कि नए लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, ऑलराइट, उन पे ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन राइटिंग टू कंप्लायंस ओनर एग्जीक्यूटर, अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहां इसको समझना कैसे कम्युनिकेट करते हैं, समझना इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिएगा, अब हम एक एग्जांपल समझते हैं, सपोज 21,000 मान लीजिएगा, ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जिनका सैलरी 21,000 है उन्हें ईएसआई का बेनिफिट दिया जाएगा, ये मैंडेटरी हो गया, ध्यान सुनना, ठीक है, कि जिनका सैलरी 21,000 है। अब यहां पर जैसे ही नया लॉ आया, ठीक है, ईएसआई से रिलेटेड कि जिनका सैलरी 21,000 पर मंथ है उन्हें ईएसआई के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यहां पर लीगल जो टीम होगी कंपनी ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ जी ईएसआई का लिमिट्स बढ़ा दिया गया है। अब यहां पर क्या होगा, ये लीगल टीम एचआर डिपार्टमेंट को प्लस अगर प्रोडक्शन हेड है वहां पर तो प्रोडक्शन हेड को मेल के थ्रू कम्युनिकेट करेगा कि सर फ्रॉम द 1 अप्रैल इन ईयर, ठीक है, वैसे चेंज हो चुका है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, 1 अप्रैल से सर ईएसआई में चेंज आ गया है, 21,000 जिनका सैलरी है उनको ईएसआई के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है लीगल डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करेगा जो भी लॉस चेंज आएंगे उनके कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, जो कंसर्न, जैसे यहां पर एचआर डिपार्टमेंट क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो इसलिए उसको ध्यान रखेगा। क्लियर एकदम? तो फर्स्ट वो आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरा कम्युनिकेट करते हैं चेंजेस को लेके, फिर रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, रेजोल्यूशन ऑफ डाउट्स एंड क्लैरिटी इन द डायरेक्शंस, अगर लगता है कहीं डाउट है तो उसको क्लैरिटी देना, एंड पीरियोडिकल रिव्यू एंड असेसमेंट। क्लियर है? ये सब चिंता मत करो, पूरा इस बुक का हम डिटेल में जाने वाले हैं, सिर्फ पॉइंट्स हम समझा रहे हैं यहाँ पे अभी, है ना। सीनियर मैनेजमेंट फंक्शनल हेड्स, इनका काम क्या होगा, एनालिसिस एंड रिसर्च ऑन रेगुलेटरी चेंजेस, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर, एंड मोटिवेटिंग कंप्लायंस ऑफिसर फॉर टाइमली कंप्लायंसेस, गाइडिंग compliance officer and doing compliance, tracking and compliance chart, risk explorations and conflict resolutions, अगर कोई conflict in the sense compliance में conflict सब, alright, वही compliance officer का रोल क्या होगा, performing compliance obligation, updating compliance obligation into a compliance chart, risk identification and intimation, conflict intimation। सर मैं कैसे याद करूंगा तो सारे पॉइंट्स है बेटा, अच्छी बात है पॉइंट्स में। और दूसरा 1 2 बार 3 बार सिर्फ रीड करना है, मैं रट्टा मारने को बिल्कुल नहीं कहता हूं, रीड करना है, समझना है, रीड करना है, समझना है। अगर लगता है ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको डाउट आता है यहाँ पर, डोंट वरी, NRK9 का जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है ना, इस नंबर पर मुझे आप भेजो, मैं स्पेसिफिक पॉइंट को भी डिस्क्राइब करूंगा।
यहां सिर्फ रीड करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये आ गया एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंप्लायंस रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, छोड़ना मत इसको। अब यहां पर आपको प्रोसेस मैंने पहले भी समझाया था, भी क्या होगा, अलग अलग फंक्शनल हेड्स अपनी पीरियोडिकली रिपोर्ट्स बनाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी को या एमडी को सबमिट करेंगे, उसको फिर कंपनी सेक्रेटरी एमडी साथ कंसल्ट करके उसी को बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मेट है। देखो कंप्लायंस रिपोर्टिंग के अंदर कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंसेस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न्ड पर्सन। Reporting of non-compliances ensure that appropriate corrective actions taken by the responsible person to reduce the compliance risk। जैसे अगर कोई नॉन कंप्लायंसेस हैं तो जो उसका कंसर्न ऑनरशिप, जिसके पास ऑनरशिप का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, मालिक नहीं, ऑनरशिप का मतलब जिसकी ड्यूटी है वो कंप्लायंस करना, ऑलराइट, जिसकी ड्यूटी है। जैसे मैंने कहा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का ड्यूटी है फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड ये इंश्योर करना कि वो कंप्लायंस हो रहे हैं। और अगर वो फाइंड आउट होता है कि अगर नॉन कंप्लायंसेस हैं तो उन्हें कंप्लायंसेस करना, मतलब करेक्टिव एक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, कंप्लायंसेस करना। फॉर एग्जाम्पल automated escalation email in the case of non-compliances, pop-ups for the compliance due dates, etc. all through। अब जैसे क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, अज्यूम कीजिएगा जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपने एक कंप्लायंस चार्ट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिएगा जैसे भी ड्यू डेट आया सामने कि हाँ इस ड्यू डेट तक आपको फाइल करना है, तो वो एडवांस में पॉपअप जनरेट कर देगा। आपने कई बार देखा होगा, ताकि उससे क्या होता है, आप अवेयर हो जाते हैं कि हाँ अच्छा हाँ मुझे ये ड्यू डेट से पहले ही कंप्लायंस करना है। तो एक तरीका है ताकि नॉन कंप्लायंसेस होने से बचें आप, ठीक है। The actual process of compliance reporting under the various laws may vary from company to company and is depend on various factors such as number of units, scale of operations. A brief process of the compliance reporting is as follow। तो कहने का मतलब यहाँ पर अब एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ ड्रॉ हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, और किस तरह की इंडस्ट्री में आपके, मतलब आप कहाँ पर है आपकी कंपनी, स्मॉल लेवल पे या लार्ज लेवल पे काम कर रही है, कंप्लायंस रिपोर्टिंग उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा क्योंकि उतने ही ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे, ऑलराइट। जैसे रिपोर्टिंग बाय फाइनेंशियल फंक्शनल हेड्स for which they have a compliance ownership. For instance, the chief financial officer will report on the various finance, accounting, taxation laws, and the head of the personnel department मतलब HR department, human resources department, all right, could report the compliance of labor and industrial laws। ये इनका अलग डिपार्टमेंट हो गया ना, ऐसी IT का होगा तो IT से रिलेटेड करेगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा प्रोडक्शन के रिलेटेड करेगा, प्रोडक्शन जो हेड होगा, ऑलराइट। मार्केटिंग से होगा मार्केटिंग हेड अपना करेगा। जैसे यहाँ देखा हमने HR हेड है तो HR कंप्लायंस करेगा, किससे रिलेटेड करेगा, लॉज रिलेटेड टू लेबर्स एंड इंडस्ट्री। Now, each of the functional heads may collect and classify the relevant information from the various units, locations pertaining to their department and consolidate them in the form of report। ठीक है, जैसे आज मान लीजिएगा आप यहाँ इंडिया में जूम कर रहे हैं लोग, इंडिया में आपकी डिफरेंट प्लेसेस पे आपकी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि अलग अलग ब्रांचेस ऑफिस से वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, फाइनेंस से, टैक्सेशन और अकाउंट से रिलेटेड, उसकी समराइज रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, देन आगे वो सबमिट करेंगे। The report should carry an information from the functional heads that the said report has been prepared based on the inputs received from the various units, offices, and then list out the specific compliances, non-compliances as already circulated to the functional heads। और क्या ऑब्जर्व करेगा फंक्शनल हेड, अफर्मेशन देगा इस रिपोर्ट पे साइन करेगा कि हाँ जी जो ये रिपोर्ट बनी है ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जो मेरे पास इनपुट्स अवेलेबल हुए हैं उसके बेस पे मैंने ये रिपोर्ट बनाया है कंप्लायंस का, और उसमें फाइंड आउट करके बताएगा कि क्या क्या कंप्लायंस एंड नॉन कंप्लायंसेस हैं। Now the each of the functional heads will forward their respective compliance report to the company secretary or managing director। Company secretary would brief the managing director, but डिटेल में of course company secretary brief देंगे, बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे MD को, ऑलराइट। ये मैंने काम कई बार किया है, मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए। आई मीन प्रैक्टिस, ऑलराइट, आई नो दैट वेरी वेल। तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कैसा होता है, और यहाँ आपको फील आता है, you share the cup of coffee with the MD and the board of director। This is the meaning of company secretary। Anyways, upon receipt of the suitable inputs from the company secretary, managing director would consult and present the signature a comprehensive compliance report to the board for its information, advice and noting, all right। फिर board सामने मीटिंग बोर्ड में रखा जाएगा ये। The whole process of compliance reporting is contingent on the creation and implementation of comprehensive legal department form, of course MIS, management information system के ऊपर बेस्ड होगा सारा। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बता दें, साइक्लिक दो तरह का रिपोर्टिंग प्रोसेस देखो यहाँ पे, प्राइमरी टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग्स। साइक्लिक जैसे साइकिल बेस, मतलब जैसे आप देखो ना क्वार्टर बेसिस पे रिपोर्ट करनी है, हाफ ईयरली, एनुअली करनी है, वो साइकिल पीरियड जो चलता रहेगा कंटिन्यू, और एक होता है इंसिडेंट बेस्ड। इंसिडेंट मतलब अगर
वैसा इंसिडेंट, जैसे मैंने कहा लॉ में कुछ चेंजेस आ गया तो आपको उसका करना पड़ेगा। कंपनी में फ्रॉड हो गया है, उसकी रिपोर्टिंग्स, ऑलराइट। कंपनी में मान लीजिएगा कोई एम्प्लॉइज ने कोई स्ट्राइक कर दिया या लॉकआउट हो गया, उससे रिलेटेड कंप्लायंस, सो इंसिडेंट रिपोर्टिंग्स हैं वो। तो साइकिल का मतलब है जो यहाँ पर बेस्ड है, कंटिन्यूस। साइकिल का मतलब है यहाँ पे एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस और कंप्लायंस ऑफिसर वर्क्स विद द मैनेजमेंट एंड अदर रिस्क फंक्शंस टू प्रोवाइड अ नॉन financial risk reporting. However, management may require more frequent and other types of compliance risk related to the reportings. Under the incident reporting, material compliance incidents are reported, which need to be handled through the risk management process. Material compliance incidents are defined as the events that have effect on the compliance integrity. क्या देखिएगा जब बोल रहे हैं यहाँ पे material compliance incidents, जो कंपनी की इंटीग्रिटी पे डैमेजिंग कंपनी रेपुटेशन, लीगल, रेगुलेटरी सैंक्शंस, फाइनेंशियल लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर टू कंपाइल विद द एप्लीकेबल कंप्लायंस रिलेटेड टू लॉज, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स। अब मतलब मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी की रेपुटेशन खत्म कर सकता है, कंपनी की इंटीग्रिटी, लोगों का विश्वास उठ सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा कंपनी में फ्रॉड हो गया, कंपनी की एसेट्स का मिसयूज किया जा रहा है, कंपनी के लेबर्स ने स्ट्राइक कर दिया, कंपनी जबरदस्त तरीके से एडल्ट्रेशन कर रहा है, मिलावट कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स में, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये सब के सब मटेरियल ऑफ कोर्स है ना, कंप्लायंस इंसिडेंट्स हैं, ऑलराइट। And the periodical compliance MIS, जहाँ पे कहता है periodical compliance MIS type of reporting that occurs at the pre-decided periods, इसलिए हम साइक्लिंग पीरियड बोलते हैं, जैसे क्वार्टर रिपोर्ट्स आती है, ठीक है, एटलीस्ट क्वार्टरली इफ नॉट मंथली। दिस रिपोर्ट कंटेन द स्टेटस ऑफ द वेरियस कंप्लायंस नीड टू बी डन बाय द कंपनी एंड एनी गैप इन कंप्लायंस एंड अदर इंसिडेंट्स व्हिच आर नीडेड टू बी रिपोर्टेड टू द बोर्ड सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसे बोल रहे हैं पीरियोडिकल कंप्लायंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, ये पूरा जो टॉपिक मैंने बताया है इसमें एक तो मैंने जैसे आपको भी क्लियर कर दिया, नोट करते जाना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लायंस रिपोर्टिंग एक अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा एक और मैं वहाँ पे नोट आपकी नॉलेज के लिए ऐड कर दूँ, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्क ऑफ कोर्स एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एंड ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड भी, ऑलराइट। सो टेस्ट कंटिन्यूस चल रहेंगे, याद रखिएगा, टेस्ट मिस मत करना, तभी कमांड अच्छा आएगा, ऑलराइट। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, सारे पार्ट 30 से 40 मिनट्स के ही बना रहे हैं, पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट में लगना है, रेगुलरली पढ़ेंगे, रेगुलर तैयार करेंगे, लेक्चर रेडी होगा, उसका टेस्ट करेंगे, ऑलराइट। गुड बाय, टेक केयर।